और मैं सब कुछ छोड़ के आ गया मुखर्जी नगर की गलियों में। एक 6x8 का कमरा था, मैं भी उसमें अपना गद्दा लेके पहुंच गया और साइड में डाल लिया। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ना। सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा था वो फाइनेंशियल आ रहा था। मेरी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चली थी। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया। आप लोग यकीन मानिए, IIM से होने के बावजूद 20-25 जगह मैंने इंटरव्यू दिए, मुझे कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा था उस टाइम। हर किसी ने मेरे को अलग अलग फेलियर के तबके लगा दिए थे, मेडल्स दे दिए थे कि इससे नहीं हो पाएगा। मुझे लगने लगा था हाँ मैं इस एग्ज़ाम के लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं ना, आप लोग तो कोविड काल अभी देखा है, बट हम इस तरह का सोशल आइसोलेशन जो होता है वो हम कंटिन्यूसली देखते हैं। एक इंटरव्यू कॉल आया, ये मेरा पहला और आखिरी इंटरव्यू कॉल था। मुझे पता था कि इसके बाद देयर नो मोर अटेम्प्ट्स। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। हिम्मत और हौसला बुलंद है, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। जिस प्रकार चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका चुनकर बनाती है, उसी प्रकार हम UPSC एस्पिरेंट्स नॉलेज के तिनके बटोर बटोर कर साल भर 2 साल मेहनत कर कर अपनी नॉलेज का एक घोंसला बनाते हैं। इस एग्ज़ाम की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। पर किसी भी स्टेज पे आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका घोंसला वहीं टूट जाता है और आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर से आप नॉलेज के तिनके बटोरते हैं। UPSC की जंग एक ऐसी जंग है जिसमें आज या तो आप अर्श पर होते हैं या आप फर्श पर होते हैं, इसमें कोई मिडवे नहीं है। इस जंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स UPSC की गलियों में घूमते हैं। राजेंद्र नगर की गलियाँ, मुखर्जी नगर की गलियाँ, जिन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाने लगा है, उनमें मैंने भी अपना स्ट्रगल किया है और कई साल बिताए हैं। आज मैं आप सबके बीच अपने उसी स्ट्रगल को सुनाने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम दहिया है और मैं 2020 बैच का IPS अधिकारी हूँ। मैंने UPSC की इस जर्नी में, इस जंग में अपने 6 साल दिए हैं, जिसमें मैं 2014 से स्टार्ट करके 20 तक आया हूँ। इस दौरान मैंने पढ़ाई भी की, साथ साथ कभी कभी जॉब्स भी किए हैं बीच में अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए। तो उसी की कहानी बताने के लिए मैं आज आपके बीच हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT भोपाल से किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन IIM रोहतक से कंप्लीट किया है। मैं बेसिकली करनाल से हूँ, जो कि हरियाणा में एक शहर है, और बचपन की स्कूलिंग मैंने वहीं से की है। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तब से ही मेरे मन में एक द्वंद था। एक तरफ मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, मेरे सपने बहुत बड़े थे, पर दूसरी तरफ पढ़ाई में मैं मीडियोकर था और कॉन्फिडेंस की भी मुझ में बहुत कमी थी। जैसे कि 10th 11th 12th में जब हम आते हैं तो हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, IIT करना है, डॉक्टर बनना है, कॉमर्स में कुछ करना है। तो इसी प्रकार मेरा भी सिंपल सपना था, IIT, IIM और उसके बाद एक वेल पेइंग जॉब। कुछ हद तक मैं इसमें सफल भी हुआ। मैंने NIT भोपाल में एडमिशन पाया, जिसके तुरंत बाद मैंने IIM रोहतक से MBA किया। MBA ख़त्म होने के जस्ट बाद ही मुझे बहुत अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली। मैं लंदन बेस्ड शिप ब्रोकिंग फर्म ICAP PLC में एज अ शिप ब्रोकर अपना करियर स्टार्ट किया। जॉब बहुत अच्छी थी, पर्क्स बहुत थे, इट वाज अ वेल पेइंग जॉब। पर कुछ समय बाद मेरे को लगने लगा था कि मैं वहाँ पे अपना टैलेंट पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मशीनरी में, एक ग्लोबल मशीनरी में एक छोटा नट बोल्ट जैसा महसूस कर रहा था। इस पूरी जर्नी के दौरान जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और जॉब की, इस जर्नी के दौरान मैं बहुत सारे प्रभावशाली लोगों से मिला, जिनसे मिलके मेरे जीवन को देखने का नज़रिया भी बहुत बदला है। मैं शुरू से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहा हूँ। जैसे मैंने टीच फॉर इंडिया के लिए काम किया कॉलेज में, स्पिक मैके का सेक्रेटरी था मैं भोपाल में, गो ग्रीन फोरम, और इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव्स में काम किया, जिससे मेरे को एक एक्सपोजर मिला और मुझे पता लगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सोशल सर्विस में काम करने की तरफ है। उसमें मुझे मज़ा आने लगा था, मुझे अच्छा लगने लगा था। तो उसी दौरान हम बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से मिले कि किस तरह से रास्ता निकले, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो बहुत अच्छा था और वो काम भी कर रहा था, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसी दौरान मैं रोहतक शहर के DC सर से मिला था। उनसे मिलके मेरे को लगा कि वो कितने वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और बहुत ही एक कॉन्फिडेंट लीडर थे। उनसे उनसे डिटेल में बात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, हेल्थ में काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये जो पोजीशंस है ना, UPSC वाली जो पोजीशंस हैं, सिविल सर्वेंट्स वाली, IAS, IPS, IRS, ये की चेंज मेकर्स हैं सोसाइटी में। उस टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था।
एक ये फैक्टर था मेरा इस जर्नी में आने का। दूसरा फैक्टर था कि मेरे पिताजी मेरे को बचपन से ही मोटिवेट करते थे कि सिविल सर्विस में जाओ, कुछ बड़ा करो, कुछ नाम कमाओ, तो वो भी एक फैक्टर था। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद मुझे लगा कि आई हैव टू डू जस्टिस टू माई टैलेंट्स, और मैं सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब को छोड़ के, वेल पेइंग जॉब को छोड़ के आ गया मुखर्जी नगर की गलियों में। तो मेरे जो बड़े भैया हैं वो उस टाइम वहाँ से लॉ कर रहे थे CLC से, तो उनका एक 6x8 का कमरा था, मैं भी उसमें अपना गद्दा लेके पहुँच गया और साइड में डाल लिया। अब एक वही दिनचर्या शुरू हो गई जो किसी भी UPSC एस्पिरेंट की होती है। मैंने भी एक कोचिंग ज्वाइन की। सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती थी, शार्प 5 बजे मैं उठता था, एक्सरसाइज करके ब्रेकफास्ट करके पहुंचता था कोचिंग सेंटर पे। जो कोचिंग सेंटर ने बताया, जितने घंटे उन्होंने पढ़ने बोला, जो बेसिक बुक्स बोली, पहले NCERT करना है, बेसिक बुक्स करना है, फिर एडवांस बुक्स करना है, वैसे ही फॉलो किया। दिन तक क्लास होती थी, उसके बाद बाहर कहीं कुछ छोटा मोटा लंच करके मेट्रो पकड़ के मैं साउथ दिल्ली जाता था अपने ऑप्शनल की कोचिंग करने के लिए। वहाँ से आते आते 7-8 बज जाता था। इतना जज्बा था उस टाइम, इतनी मेहनत करने का जुनून था कि मेट्रो का जो टाइम है उसमें भी लगे रहते थे, रेडियो सुन रहे हैं, उस टाइम पे रेडियो चलता था, रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे, या फिर राज्यसभा TV देख रहे हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर वापस आ रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं जो पढ़ाया गया है क्लास में। तो इस तरह से ये जर्नी की, पूरा 1 साल पूरी दम से मेहनत की और 12-14 घंटे की पढ़ाई भी की। पर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया फर्स्ट प्रीलिम का, तो मैं पहला स्टेज जो कि प्रीलिम्स था वो भी क्लियर नहीं कर पाया था। तो जो मैंने आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस जो अर्जित किया था अपनी मेहनत से, वो बिल्कुल बहुत कम हो गया था। इतनी मेहनत करने के बाद, ये एग्ज़ाम ना क्रैक करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ना। मेहनत भी कर रहे थे, एनर्जी भी बहुत लगा रहे थे, पसीना भी बहुत आ रहा था, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। 1-1.5 साल बाद हम खड़े वहीं पे थे फिर भी। इसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगी, मैंने फोकस प्रीलिम्स पे किया ही नहीं था। मैं डे 1 से कॉन्फिडेंट था कि प्रीलिम्स मैं निकाल लूँगा, तो मेरा फोकस मेंस पे था। और मैं कोचिंग वालों ने जैसा बताया, ये करो ये करो, हर कोचिंग का जो टीचर है सब अपने तरह से बेस्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो वो तुम्हें सब बेस्ट बताएंगे कि ये भी करो, ये भी करो। और कुछ क्वेश्चन हर साल ऐसे आते हैं जो एकदम अलग होते हैं मेन स्ट्रीम से, तो वो आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। तो वो इतना डीप चले जाते हो आप सब्जेक्ट में कि आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आप मेन फोकस छोड़ चुके हो। तो वही मेरे साथ हुआ था। सेकेंड अटैम्प्ट मैंने फिर दिया, उसमें मैंने मेंस की तैयारी को पीछे रख के पहले प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू किया। तो उस बार मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, बट जैसे मेरा प्रीलिम्स निकला मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मेरी मेंस की तैयारी नहीं थी। फिर उस बार मेंस नहीं हुआ जैसे कि मुझे पता था, मैं ऑप्शनल में अच्छा नहीं कर पाया था। उसके बाद एक और अटैम्प्ट 2016 में, सेम सिचुएशन, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ नंबर से, कुछ ना कुछ रीज़न से मैं रह जा रहा था। इसके बाद मुझे बहुत ही हेल्पलेस सा लगने लगा था। मैं अपनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के यहाँ आ तो गया था, मैं आया था यहाँ पे इस महाभारत की जंग में अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य भेदने के लिए, पर इतना वक्त बिताने के बाद मुझे अभिमन्यु जैसा महसूस होने लगा था कि मैं एक चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना संभव नहीं लग रहा था और पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं था। इस असफलता के बाद, निराश होने के बाद, मैं अपने प्लान बी को सोचने लगा था। वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको सीनियर समझाते हैं कि एक प्लान बी रखना है, तो मैंने प्लान बी के तहत जॉब्स देखना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा था वो फाइनेंशियल आ रहा था, क्योंकि घर से पैसे लेना अब हो नहीं पा रहा था और मेरी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चली थी। तो मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, थोड़ा मोनोटोनिसिटी कम होगी और मैं साथ साथ तैयारी भी कर पाऊँगा, एक नई ऊर्जा के साथ शायद कुछ कर पाऊँगा। तो मैंने जॉब्स के लिए ढूंढना शुरू किया। जब मैं 2009 में अपने कॉलेज में था, उस समय मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की थी, विकीलिंक्स। तो वो कंपनी अभी भी चल रही थी, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था उसमें यूपीएससी की जर्नी में आने के बाद भी, पर उस तरीके से नहीं जिस तरह मैं पहले कर पा रहा था आईएम में या फिर एनआईटी में होते हुए। मैं सबसे पहले वापस वहीं लौट के गया। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड और को फाउंडर जो उस कंपनी का था, और वहाँ से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला जैसे मुझे जानता ही नहीं है। इसके बाद ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मेरे को अपना लक्ष्य पे रखनी है नज़र,
वो अपनी जगह सही है, शायद उसको लगा होगा कि मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया। आप लोग यकीन मानिए, IIM से होने के बावजूद 20-25 जगह मैंने इंटरव्यू दिए। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गया, गुड़गांव में, नोएडा में, पंजाब में। मुझे कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा था उस टाइम। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही लो फेस आ गया है लाइफ का। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोचिंग में पढ़ा के भी ये काम कर सकता हूँ, मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, मैं UPSC की तैयारी भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक फ्रेंड के कोचिंग सेंटर पे जाके पढ़ाना शुरू किया। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, मैंने पढ़ाने लगा। अब वहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ महीनों बाद पैसे ही मिलने बंद हो गए, काफ़ी महीनों की सैलरी ही नहीं मिल रही थी। तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा रास्ता, हार्डशिप्स बढ़ रही थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा लाइफ का। मेरी माँ, जो मेरे जीवन में मेरा सबसे क्लोज अंग है, जो सबसे प्रिय थी मेरे को, उनको एक टर्मिनल इलनेस हो गई थी, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो उस दौरान पूरे परिवार बिखर सा गया था, पूरे परिवार में एक संघर्ष का माहौल हो गया था, घर पे टेंशन होने लगी थी। तो जैसे कि हर UPSC एस्पिरेंट झेलता है, मैं भी अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के ताने झेलने लगा था कि यार इससे तो होगा ही नहीं, ये क्यों तैयारी कर रहा है, ये क्यों छोड़ के जॉब नहीं कर लेता, क्यों ये शादी नहीं कर रहा है, घर वालों पे प्रेशर बन गया है, घर वालों पे बर्डन बन गया है। हर किसी ने मेरे को अलग अलग फेलियर के तबके लगा दिए थे, मेडल्स दे दिए थे कि इससे नहीं हो पाएगा। और मेरे को भी लगने लगा था, जब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं रह जाता है, ये आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। और जब आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो आपको लगने लगता है आप जीवन में ही फ़ेल हो गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, सेल्फ एस्टीम चला जाता है। तो वही सब मेरे साथ हुआ था। मुझे लगने लगा था हाँ, मैं इस एग्ज़ाम के लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, 1 अक्टूबर 2018 को मेरी माँ, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष कर रही थी उस बीमारी से, उनका देहांत हो गया। तो वो हमें छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद कुछ जीवन में लग नहीं रहा था कुछ बचा है। परिवार बिखर गया था, करियर बिखर चुका था, हेल्थ तो बिल्कुल ख़राबी होने लगी थी। तो कुछ वजह नहीं बची थी एग्ज़ाम करने की या कुछ भी करने की, और मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, हर एक्सटेंट तक मैं नेगेटिव सोचने लगा था। मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली में, अपने घरों पे, दूसरे शहरों में, सब तरह तरह की हार्डशिप्स फेस करते हैं। कोई फाइनेंशियल टर्म्स पे, कोई फैमिली टर्म्स पे, कोई फिज़िकल टर्म्स पे, और बहुत बार इंसान एकदम हताश निराश हो जाता है। ऐसे में हर इंसान की फैमिली या फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं तो वो आगे बढ़ पाता है। ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसे अकेले अपने दम पे शायद कोई नहीं निकाल सकता, जब तक आपके साथ पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का और आसपास का एनवायरनमेंट आपके लिए कंड्यूसिव ना हो। ये हर एक एस्पिरेंट की सेम स्ट्रगल स्टोरी होती है। तो लाइफ के इस सबसे कठिन फेस में मेरे एक सीनियर ने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया, मुझे एक जॉब दिलाई, और मैं जॉब करने मुंबई चला गया, क्योंकि घर तो मुझे वैसे भी खालीपन की वजह से काटने को दौड़ रहा था। मैं मुंबई पहुंचा, मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन की, एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। पर कुछ ही हफ्तों बाद मैं ये सोच रहा था कि मेरा जो UPSC का कीड़ा था वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं कैसे फ़ेल हो गया हूँ वहाँ पे। मैं इंट्रोस्पेक्शन करने लगा। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था मैं बैठ के सोचने लगता था कि फ़ेल हुआ कैसे, फ़ेल हुआ क्यों। उस समय मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे थे, या तो मैं ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में कंटिन्यू करूं और एक मीडियोकर लाइफ जीऊं, दूसरा कि मैं वापस जाऊं UPSC की तैयारी में, और जो सपना मैंने देखा था, जो सपना मैंने शिद्दत से देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए वापस से एक बार और मेहनत करूं। मैंने अपना जॉब छोड़ा, क्योंकि वैसे भी मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा था अपने जॉब के साथ। मैंने अपना जॉब छोड़ा और मैं वापस दिल्ली आया। जब मैं वापस दिल्ली आया तो मैंने खुद को एनर्जाइज करने के लिए मैंने सोचा कि जनरली क्या होता है ना, कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो बिल्कुल सक्सेस के पास होते हैं तब गिव अप कर देते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने जैक मा की एक बहुत फेमस लाइन पढ़ी थी। उन्होंने बोला था कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल, एंड मोस्ट ऑफ अस डाई बाय टुमारो इवनिंग। तो मुझे ये लगता था कि ये वही कल की रात है जो ख़त्म होने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं। तो इसी जोश के साथ मैं वापस आया, और वापस आया तो मैंने रियलाइज़ किया
कि इंसान की जो बैकबोन है वो उसकी विश बोन से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। सबसे पहली चीज़, मैंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यही लगती है इस फील्ड में कि इतनी बड़ी नॉलेज है ना, सिलेबस है एवरीथिंग अंडर द सन, तो एक इंसान को सब नहीं पता होगा। आपने एक मटेरियल पढ़ा है तो आपको एक नॉलेज स्ट्रीम पता होगा, आपने दूसरा पढ़ा है तो आपको कुछ पता होगा जो पहले वाले को नहीं पता है। और जो मार्केट में इतना सारा कंटेंट चलता है ना, जो डिफरेंट कोचिंग्स चलती हैं, जो डिफरेंट मटेरियल चलता है, तो मैं उसको बोलता था कि ये अलग अलग रिलीजन की तरह है जो कोचिंग और मटेरियल है, जो आपको एक अल्टीमेट ट्रुथ यानी कि सिलेक्शन ऑफ यूपीएससी की तरफ ले जाना चाहते हैं। पर गलती कहाँ होती है कि रादर देन एक मटेरियल और एक कोचिंग पकड़ने के बजाय हम लोग जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो दो कश्तियों में पैर रख लेते हैं। उन्हें लगता है इसका ये भी अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है। उस टाइम लगता है कि हो जाएगा, कि साइंस एंड टेक का यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। पर वो जब 50 सब्जेक्ट मिलते हैं ना, तो कन्फ्यूजन और अंडर कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो मैंने डिसाइड किया मैं अपना सबसे कंसाइज मटेरियल चूज़ करूँगा, कम पढ़ूंगा, बार बार रिवाइज करूँगा। आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी था, ये मेरे को एहसास हो गया था, तो मैंने आंसर राइटिंग पे मेन फोकस किया बजाय कि पढ़ने के। इसके अलावा मेरा एक और फंडा रहा है, मैं यूपीएससी आंसर राइटिंग को बोन एंड मसल के फंडे से समझता हूँ। बोन क्या है? बोन वो फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में जैसे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, जो आपके आंसर का एक स्ट्रक्चर बनते हैं, मेन स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर आप लेयर ऑफ मसल्स ऐड कर सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब होता है। तो मेंस के जितने टॉपिक्स थे, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वाटर, मैंने इन सब के एक एक दो दो कोट्स याद किए जो मैंने रट लिए थे, और एक एक दो दो इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स याद किए कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट वैसे है, और ये मैंने बिल्कुल डेली बेसिस पर रटे थे। और यहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया था कि अब स्ट्रक्चर तो मैं हमेशा बना ही लूँगा, और यही जो फैक्ट एंड फिगर्स थे मेरे को प्रीलिम्स में भी हेल्प किए। प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिस्टिंग करना शुरू किया। अब लिस्टिंग क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग प्लेसेस हैं, जैसे कल्चरल हेरिटेज हैं, जैसे कुछ ट्राइब्स हैं या एनिमल्स हैं, एंडेंजर्ड स्पीशी हैं, इन सब की एक लिस्ट बनाई मैंने। और हम इससे डरते हैं, हम जब पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं यार ये बाद में कर लेंगे रटने वाला काम, पर पहले रटने वाला काम कर लो ना अगर, तो बहुत आसान हो जाता है। और जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना, वो जब प्रीलिम्स देते हैं तो वो एक ही मार्जिन पे अटके होते हैं सब के सब। कहीं जैसे सपोज 100 कट ऑफ है तो किसी का 98 आ रहा होगा, किसी 102 आ रहा होगा, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं यार मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, और उसमें उनका बहुत ही क्रूशियल टाइम लॉस्ट हो जाता है। ये लिस्टिंग वाला जो फंडा है, इसको आप अगर करते हैं तो आपको बहुत प्रेशियस टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ऊपर जाएगा कॉन्फिडेंस। तो जैसे मैंने ये वाला अटैम्प्ट दिया 19 वाला, मेरा प्रीलिम्स हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो होना ही होना है, और मैं सीधा डे 1 से मेंस की तैयारी में लग गया था। तो मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मेरा प्रीलिम्स हो गया था। मेंस के लिए मेरे पास लगभग 2 महीने का टाइम था, और मैं इसमें अपना सब कुछ दे रहा था। ऑलरेडी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, टेस्ट सॉल्व करने लगा था। पर ये सक्सेस इतना भी इजली नहीं आने वाला था मेरे पास। मेरा स्ट्रगल रहा था, पास में बहुत स्ट्रगल रहा था, पर इस अटैम्प्ट का क्या, इसका स्ट्रगल तो बाकी था ना। तो क्या हुआ था मेरे साथ उस दौरान, उन 2 महीनों के दौरान जब मैं मेंस दे रहा था 2019 का, मुझे डेंगू हुआ, जिसमें 15 दिन मेरे को बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रही। ये पहली बार था कि मैं इतना वीक फील कर रहा था। मेरे भाई की, बड़े भाई की शादी भी उसी दौरान हुई। उसमें भी आप घर परिवार के साथ जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो कुछ दिन लगते हैं, पर मेरा फोकस हमेशा बना रहा था। मैं अपनी नींद से टाइम निकाल के, कहीं से भी टाइम निकाल के अपना फोकस बना के रखा हुआ था। तीसरी चीज़ जो हुई कि हरियाणा पीसीएस का मेंस भी उसी दौरान आ गया। उसी टाइम में मेरे को चंडीगढ़ जाना था। उसमें 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो एक ऑप्शनल और पढ़ने का रिस्क तो मैं नहीं ले सकता था, तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था दूसरा, हिस्ट्री को मैंने अपना ऑप्शनल बनाया। उसमें भी मेरे 3-4 दिन लगे, बट मैंने फोकस हमेशा अपना फिक्स रखा कि मेरे को मेंस निकालना है। जो मेरी स्ट्रेटजी पहले जो मैंने आपको बताई वही मैंने फॉलो की, और सक्सेसफुली मैंने आंसर्स लिखे, पूरा पेपर कंप्लीट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 परफेक्ट आंसर लिख लें, 5 एवरेज लिख लें और 2-3 छोड़ दें, उससे बहुत अच्छा है कि आप एवरेज आंसर्स लिखें सारे, पर कंप्लीट ज़रूर करें पेपर को। तो इस फॉर्मूला के साथ मेरा मेंस अच्छा गया, मैंने मेंस क्लियर किया। तो एक इंटरव्यू कॉल आया, ये मेरा पहला और आखिरी इंटरव्यू कॉल था। मुझे पता था कि इसके बाद देयर नो मोर अटेम्प्ट्स, अब देना ही नहीं है, ख़त्म है। इस समय मेरे को लगा अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो जो चीज़ मेरे को काम की ना, वो
एक बहुत फेमस बुक है सीक्रेट बाय रोंडा बाइन, तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताते हैं वो। तो मैंने अट्रैक्ट करना शुरू किया कि यार मैं उस पोजीशन पे हूँ, तो मैंने अपने आप को इमेजिन करना शुरू किया कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, मैंने 4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे जो अच्छे थे, मेरे को काफ़ी इनपुट मिला। तो ऐसे मेरे को इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आई थी। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब आपस में बात कर रहे होते हैं, सब खुश होते हैं, पर टेंशन का टाइम तब होता है जब एक कैंडिडेट आपसे पहले गया होता है ना, तो आप उस रूम के बाहर एक सिंगल चेयर पे बैठे होते हो और आपका नंबर कभी भी आ सकता है, 1 मिनट बाद भी आ सकता है और 20 मिनट बाद भी आ सकता है। तो उस टाइम आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ती है। तो उस टाइम मैंने अगेन अपनी मदर से इंस्पिरेशन लिया। मैंने सोचा यार कि उन्होंने इतना टफ बीमारी से बैटल किया है, इतना स्ट्रगल किया है, इतने बड़े बड़े दुख देखे हैं, ये तो क्या है, ये कोई टेंशन थोड़ी ना, छोटी सी टेंशन है। और विद इन 5 सेकंड वो टेंशन मेरे दिमाग से चली गई थी और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपना इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में अच्छे नंबर भी 190 मैंने स्कोर किए थे। उसका रिज़ल्ट आया फिर 4 अगस्त को और मैं सक्सेसफुल हो गया था। इस बार मैं सक्सेसफुल था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की थी तो दिवाली के कुछ पटाखे ख़रीदे थे, उसमें से 5 रॉकेट बचे हुए थे। वो मैंने पता नहीं क्यों उस टाइम जलाए नहीं थे। फिर हर दिवाली आती गई, मैंने कभी वो 5 रॉकेट जलाए नहीं थे और मैं हमेशा सोचता था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन मैं 5 रॉकेट जलाऊंगा। और 4 अगस्त को रात को मैंने अपने घर जाके करनाल में वो 5 रॉकेट जलाए थे। उसकी मेरे को एक अलग ही खुशी थी। उस टाइम कोविड काल चल रहा था, आपको याद होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, आप लोग तो कोविड काल अभी देखा है, बट हम इस तरह का सोशल आइसोलेशन जो होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होता है, अपने रिलेटिव से, वेल विशर से, फ्रेंड से, सबसे दूर हो जाते हो आप, तो वो हम कंटिन्यूसली देखते हैं। तो हमारे लिए कुछ नई चीज़ नहीं थी वो। तो इस तरह मेरी यूपीएससी की जर्नी चली। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं एस्पिरेंट्स को या फिर जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में। सबसे पहली चीज़, आपको जब एग्ज़ाम देना ना, आपको कलेक्टर बनना है, नॉलेज कलेक्टर नहीं बनना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी फील्ड में इतना घुस जाते हैं, जैसे मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता था। अब एक टीचर है जिनका मैं बहुत फॉलो करता था ऑनलाइन कंटेंट, उस टाइम बहुत रेलेवेंट भी था, पर मैंने अपने लेटर अटैम्प्ट्स में लास्ट में पाया कि उन्होंने इतना कंटेंट डालना शुरू कर दिया था कि सिर्फ वो कर लो आप पीएचडी हो जाएगी इकोनॉमिक्स में। तो मैंने ये पाया कि यार आपको सिर्फ फोकस करना है एग्जाम पे, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना यूपीएससी पूछता है या जितना कोई भी एग्जाम पूछता है। हर एग्जाम का एक सेट पैटर्न है। दूसरा की पॉइंट है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अपने आसपास सर्कल ऐसा रखिए। मेरे को अच्छी तरह याद है जब मेरे इनिशियल अटैम्प्ट थे तो मेरा जो सर्कल था किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और जब मैं ये फाइनल अटैम्प्ट में आया, जब जो मेरा सर्कल था, हम लोग डिस्कशन करते थे, लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया। कुछ का नहीं हो पाया, पर वो जीवन में उससे भी बेहतर कर रहे हैं और उससे भी बेहतर करेंगे शायद। दूसरा पॉइंट ये है, अपना सर्कल बहुत अच्छा रखिए। तीसरा पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में होते हैं तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम है ना, वो वन गो में निकलता ही नहीं है। तो आपको वेल विशर्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं लकी था कि मेरे साथ कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे। उसमें से कुछ ऐसे थे जिनको इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं था, बट उनसे छोटी मोटी चीज़ें, जैसे एथिक्स है, मैं किसी से भी डिस्कस कर सकता हूँ, मैं उनसे डिस्कस करता था। एथिक्स में मैंने एक और फार्मूला अपनाया था कि एथिक्स के आंसर राइटिंग में मैं क्या करता था कि अपने आप को शू में इमेजिन करता था किसी बहुत महान व्यक्ति के, जैसे विवेकानंद हो गए, गांधी जी हो गए, और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचता था कि अगर इनके पास ये सिचुएशन आती तो ये क्या करते, और मैं उससे आंसर लिखता था। अब जो चेक कर रहा होगा वो भी ठीक है, उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, बट महात्मा गांधी और विवेकानंद वाले तो नहीं हो सकते। और इनकी जो विचारधारा थी, महात्मा गांधी, विवेकानंद और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो तो हमें रट गई थी बार बार 5 साल में रिवीजन करते करते, तो वो हमने यूज़ की थी यहाँ पे। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। पर इतनी लंबी जर्नी में जहाँ मेरे को बहुत फेलियर्स मिले, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर फ्रंट पे, उसमें मैंने लाइफ लर्निंग्स भी सीखी हैं। तो उसमें से एक लाइफ लर्निंग मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मेरी फेवरेट बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि आप इंसान से सब कुछ छीन सकते हो। वो बुक जो है वो स्टोरी है अबाउट सर्वाइवर्स ऑफ नाजी कैंप्स। उसमें एक डॉक्टर ने वो बुक लिखी है।
तो उसमें उन्होंने बताया कि आप एक इंसान से सब छीन सकते हो, बस एक चीज़ आप उससे कभी नहीं छीन सकते हो, वो है उसका एटीट्यूड। कैसे भी चैलेंजिंग सिचुएशन में उसका एटीट्यूड क्या होगा, और ये आपके ऊपर है डिसाइड करना। सिचुएशंस आएंगी, लाइफ आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी, फिर नीचे से धम से ला के गिरा देगी। सिचुएशन आएगी, पर आपको डिसाइड करना है कि आप उस समय क्या चूज़ करते हो। आप होप चूज़ करते हो या डिस्पेयर चूज़ करते हो, आप स्ट्रगल करना चूज़ करते हो या गिव अप करना चूज़ करते हो। चॉइस हमेशा आपकी होती है। अब मैं इस टॉक को एंड करते हुए आपको एक पोएम सुनाना चाहूँगा, जो मैंने उसी स्ट्रगल के दौरान लिखी थी, जब मैं अटक गया था और मैं फिर से शुरुआत नहीं कर पा रहा था यूपीएससी के स्ट्रगल के लिए। ये पोएम मैंने इंटरव्यू में भी सुनाई थी अपने। इसका नाम है तू शुरुआत तो कर। तेरे चेहरे का रोशन नूर देखकर क्या पता सूरज को एहसास हो जाए। तेरी आंखों की गहरी नमी देखकर समंदर को जहां भर की प्यास हो जाए। दुनिया है खामोश, तू आवाज़ तो कर, क्या पता तू ही कल का इतिहास हो जाए। क्यों तन्हा है तू, किसी से दिल की बात तो कर, क्या पता जिंदगी भर का साथ हो जाए। चल उठा ले वो कश्ती खड़ी जो किनारे पे, मंजिल भी मिलेगी आज आगाज़ हो जाए। मुश्किल है ये सफ़र मान भी लें अगर, क्यों ना खुद अपने लोहे की जांच हो जाए। मौत से ना डर, मौत से ना डर, वो ही तेरा अंजाम है। इसी बहाने क्यों ना जीने का एहसास हो जाए। जिंदा है तू तो रूह कैद है तुझ में, मरने से तेरे क्यों ना वो आज़ाद हो जाए। मत सोच अंजाम को जो खड़ा है उस पार, मत सोच तेरा माझी कब शैतान हो जाए। यहाँ सब बदलेगा तू शुरुआत तो कर, यहाँ सब बदलेगा तू शुरुआत तो कर, क्या पता तुझे देख सब इंसान हो जाए। नमस्कार। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल होगी।